अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, अभी हम लेबर का आगाज़ करते हैं। हमारा अगर हम देखें तो कोर्स आउटलाइन में पहला ग्रेड जो 35 से 45 मार्क्स का है, 35 मार्क्स का मिनिमम, जिसके अंदर हमने एफओएच देख लिया, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन विद एबीसीबी देख ली, सेपरेटली भी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन को देख लिया, हमने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के ऊपर भी कुछ थोड़ी बातें कर ली हुई हैं, ओवरहेड्स भी हो गया। तो अब पीछे रह गया है लेबर। अब 3 ग्रेड्स हैं, 3 बड़े क्वेश्चन तो एक हिसाब से पूछे जाने ही जाने हैं। वो एक ही ग्रेड में से 2 बड़े क्वेश्चन बना ले, या एक एक क्वेश्चन तीनों ग्रेड्स में से एक एक बड़ा क्वेश्चन बनाए और बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे। तो कुछ तो वो करेगा कि ये जो बड़े 20 मार्क्स तक के या T2 लेवल तक के जो मैक्सिमम वाले टॉपिक हैं, उनमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बना सकता है, जैसे रिसेंट टाइम में उसने किया। ईओक्यू में से उसने बनाए, सीवीपी भी एक बड़ा क्वेश्चन है, उसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बना। एफओएच में से उसने 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाकर दिए, ये उसने काम किया है। लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर एक लेबर एक ऐसा एरिया है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, और इतने बड़े ग्रेड में से 35 से 45 मार्क्स जब उसने पूरे करने हैं, तो मेरे नजदीक लेबर एक मस्ट क्वेश्चन है। 8 मार्क्स का ही आ सकता है। हाँ, मैं ये भी अब प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि यार यहाँ पर भी इसमें भी 8 मार्क्स लिखे हुए हैं, इसमें भी तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनाना चाहे तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन बना सकता है। व्हाट द पॉइंट मींस, वो जैसे उसने एफओएच के साथ किया, एफओएच के 2 शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए, हालांकि वो बड़े क्वेश्चन बना सकता था। उसका दिल था कि वो 2 बड़े क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में से बनाए, प्रोसेस में से और वेरिएंस में से 2 बड़े बड़े क्वेश्चन दे, और एक डिसीजन मेकिंग का बढ़ा दे, बाकी सब छोटे टाइप कर दे, स्मॉल कर दे। तो अब क्या करता है क्या नहीं करता कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है इस ग्रेड में से 35 से 45 मार्क्स आने ही आने हैं। और सबसे आसान ग्रेड अगर कंसिडर किया जाए तो वो यही वाला है, आसानी के हिसाब से देखा जाए तो। लेबर में 3 चीजें, एक प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द लेबर, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट। दूसरा रेम्युनरेशन सिस्टम, इंसेंटिव, वेज प्लान और उसकी चीजें। और तीसरी चीज लर्निंग कर्व हो सकती है। ये वाला एरिया लेबर का इंडिपेंडेंटली जो टेस्ट हो रहा था, बहुत अरसा पहले टेस्ट होता था, उसके बाद एक लंबा अरसा ग्रिड्स जैसे डिजाइन हुए थे, उसके हिसाब से लेबर को वो अक्सर सिर्फ और सिर्फ मर्ज करता था डिसीजन मेकिंग, और लर्निंग कर्व का एक छोटा सा पॉइंट देता था और बात साइड पर कर देता था। पहले हम कहते थे कि ये एक डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट है, और हम पढ़ाते भी उसे डिसीजन मेकिंग के साथ ही जाके पढ़ा रहे होते थे। अब ये ग्रिड डिफरेंट में आ गया हुआ है, और अब इसका एम्फेसिस चेंज हो गया हुआ है। हम लोग इस चीज को एनालाइज नहीं करते हैं, और मींस कोर्स को एनालाइज नहीं करते, और हम क्या चीज एनालाइज करते हैं, हम हिस्टोरिकल ट्रेंड एनालिसिस कर रहे होते हैं। और जब हिस्टोरिकल ट्रेंड में ग्रिड चेंज होता है तो फिर उस चीज को हिस्टोरिकली कई चीजें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, कि जो पहले कभी बहुत ज्यादा आ रही होती थी वो बिल्कुल डाउन हो जाती हैं।
ग्रिड चेंज होने की वजह से। और बाज़ औक़ात जो पहले कम टेस्ट होती थी अब उनकी ज़रूरत क्या हो जाती है, बढ़ चुकी होती है। तो अब 2 अटेम्प्ट्स पहले से ये वाले ग्रिड डिज़ाइन हो चुके हुए हैं न्यू स्कीम के अंदर, और पेपर की डिज़ाइनिंग ऐसी हो गई है कि अब उसने कह दिया मैंने 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन पूछने हैं और 50 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन पूछने हैं। तो अब उसके पास मार्जिन, एक सबसे ज़्यादा चांसेस फिर इन सब में एक सबसे ज़्यादा बेहतर लेबर बनता है कि वो 8 मार्क्स का इसमें से पूछे ही पूछे। 7 मार्क्स का पूछ लेगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। 7 या 8 मार्क्स का एक लेबर का मेरे नज़दीक एक मस्ट क्वेश्चन है टिल ये ग्रेड चेंज नहीं होता। तो लेबर एक इंपॉर्टेंट एरिया, छोटा सा एरिया है, अच्छा सा तैयार कर लें आपके 7-8 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। 35 में से 7-8 मार्क्स ये मिनिमम है ना, 35 कहाँ तक जा सकता है बेचारा, 45 तक लेके जा सकता है, लेकिन लेकर जाएगा नहीं मेरा ख्याल है, ये 35-36 तक की रखेगा इसे, वो लेकर जाएगा ज़्यादा ग्रेड 2 में से और ग्रेड सी में से, बी और सी में से, सेकंड और थर्ड ग्रेड में से वो ज़्यादा पूछेगा, लेकिन स्टिल जो मर्जी कर ले 35 और पूछने में। तो अब हम शुरू करते हैं लेबर। लेबर की समरी बेटा, लेबर हमारे पास 2 किस्म की लेबर हो सकती है। एक होती है हमारी डायरेक्ट लेबर और एक होती है हमारी इनडायरेक्ट लेबर। अब इसके अंदर ज़्यादा टेक्निकलिटीज उस तरीके से तो नहीं है। डायरेक्ट लेबर वो वाली ये लेबर जो आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं और ये डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो सकती, लेकिन लेबर के इंटरनल प्रोस्पेक्ट्स में एक ओवर टाइम एक ऐसी चीज है जो टेक्निकल चीज हो सकती है। अब नॉर्मल वेज जो रेट होता है वो से ₹120 है, और ओवर टाइम के बारे में कह दिया टाइम एंड हाफ। इसका मतलब है 1 टाइम एंड हाफ मीन्स 1.5 गुना, 2 टाइम्स एंड हाफ 2.5 गुना 2.5, 3 टाइम्स एंड हाफ 3.5 गुना। तो ये इस तरीके से टाइम एंड हाफ का मतलब ये है 1.5 गुना रेट होगा। अब ओवर टाइम 1.5 गुना रेट है इसका, तो ओवर टाइम के फिर 2 पार्ट होंगे। एक होगा यही बेस रेट जो कि ₹120 है, और एक इसके साथ आएगा ओवर एंड अबव बेस रेट, ओवर एंड अबव बेस रेट। ये जो बेस रेट है भले ओवर टाइम का है, ये डायरेक्ट लेबर ही कंसिडर होगी, और ये जो ओवर टाइम ओवर एंड अबव है इसको हम बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। ये ओवर टाइम प्रीमियम नॉर्मली इनडायरेक्ट लेबर कंसिडर होगी, और इनडायरेक्ट लेबर FOH होता है और डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट ही होती है। नॉर्मली ये इनडायरेक्ट लेबर कंसिडर होगी। हां, अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसके अंदर कोई स्पेसिफिकली कस्टमर ने कह दिया है कि जनाब मुझे जल्दी माल चाहिए, हम कहेंगे यार लेबर को खाम खाम में ओवर टाइम लगवाना पड़ेगा, कोई मसला नहीं है लगवा ले, मुझसे ले लीजिएगा पैसे, फिर ऐसे कह रहा होगा ना, तो फिर वो ओवर टाइम प्रीमियम भी क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लेबर का पार्ट बनेगा। एक चीज। दूसरी चीज, अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आप प्रीमियम और बेस रेट को अलग कर ही ना सकें, फिर क्योंकि क्वेश्चन का डाटा ही ऐसा है, फिर क्या करेंगे। ओवर टाइम कहा गया है, ओवर टाइम
प्रीमियम और उसका बेस को आप अलहदा कर ही ना सकें। अब क्या किया जाए? शुड इट बी डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर? फिर ये डायरेक्ट ही कंसिडर होगी। क्या कंसिडर होगी? फिर आप इसे डायरेक्ट ही कंसिडर करेंगे। अब मेन ये वाला पार्ट होता है या ये वाला होता है? नॉर्मली बेस ज्यादा बड़ा पार्ट होता है, एंड हाफ वाला बहुत कम होता है। ठीक। और दूसरी चीज है कि आपकी डायरेक्ट लेबर एक बहुत बड़ी अमाउंट आ रही होगी, घंटे अच्छे खासे होंगे, और ओवर टाइम प्रीमियम उसके मुकाबले में एक चुन्नी मुन्नी सी अमाउंट होगी, थोड़ी सी अमाउंट होगी। तो फिर हम उसको सेपरेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और ये नहीं करेंगे कि यार ये डायरेक्ट को सारे इनडायरेक्ट बना दो। फिर हम क्या कर रहे होंगे? फिर हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो फिर हम इस सारे ओवर टाइम को भी क्या कंसिडर कर देंगे? सारे ओवर टाइम को डायरेक्ट ही कंसिडर करेंगे। डायरेक्ट लेबर ही कंसिडर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। एक क्वेश्चन देखा था हमने एक दो दिन पहले, जिसके अंदर हमने लेबर को क्या कर दिया था? कहा था कि ये वाली चीज तो लेबर डायरेक्ट है। एफओएच का क्वेश्चन था, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, शायद एफओएच के अंदर था, आई थिंक सो। एफओएच का रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। एफओएच का रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन किधर गया भाई? ऑटम 20। बहरहाल रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर पूछा हुआ है उसने, और उसके अंदर यस दिस वन, इसकी मिसाल, ये जो बात मैंने की है, हमें रीसेंट अटेम्प्ट में एफओएच के क्वेश्चन के अंदर प्लूटो लिमिटेड का एक क्वेश्चन आया था। उसके अंदर हमें यहां पर उसने कहा हुआ था एक बात, क्या कौन सी बात थी? बिल्कुल नीचे था, एनलार्ज कर दिया जाए, व्यू प्लस, ओवर टाइम पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स। एफओएच क्वेश्चन के अंदर हमें एफओएच बनाने थे, और उसके अंदर लिखा हुआ था एक ओवर टाइम पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स। अब ओवर टाइम इन इटसेल्फ क्या फिर कंसिडर कर देंगे? यहां पर कोई सेपरेशन नहीं है। अगर सेपरेशन मैं कर सकता होता प्रीमियम और बेस में, तो फिर मेरा ये प्रीमियम वाला हिस्सा एफओएच बनना था, और बाकी का सारा क्या बनना था? डायरेक्ट बनना था। अब एक इनडायरेक्ट जब तक लेबर होगी नहीं, वो एफओएच बन नहीं सकती है। ठीक। तो यहां पर ऑटम 22 के अंदर एक ओवर टाइम पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स लिखा हुआ था, अमाउंट दी हुई थी। तो ये जनरली क्या है? ये वेरिएबल है, और ये ओवर टाइम वाला क्वेश्चन हमने शायद किया था या नहीं किया था, मुझे याद नहीं है। ऑटम 22 का क्वेश्चन नंबर 3 था, जहां पर ये वाली बात क्या हो रही है? अप्लाई भी हो रही है छोटा सा पॉइंट ही, लेकिन डेफिनेटली पॉइंट ही इकट्ठे होते हैं, और रिवाइज के अंदर पॉइंट ही इकट्ठे हुए हुए मिलते हैं, तो ही हमें बड़ी अच्छी सी क्या हो जाती है? रिवीजन भी हो जाती है। चलें जनाब, ये छोटी सी बात कर दी, अब आगे बढ़ते हैं हम। डायरेक्ट लेबर जो रेडिली किसी प्रोजेक्ट को चार्ज हो सकता है, किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट को चार्ज हो सकता है, और इनडायरेक्टली जो इनडायरेक्ट लेबर जो किसी प्रोजेक्ट को चार्ज नहीं हो सकता। अब हमारा एग्जामिनर इतना अच्छा है
कि हमें थोड़े थोड़े से डॉज वो क्या करता है, देता है। अगर हमें किसी लेबर के क्वेश्चन के अंदर सुपरवाइजर टाइप की चीज आ जाए कि सुपरवाइजर की सैलरी है, ये किया उसने, सुपरवाइज किया है, तो अब वो सुपरवाइजर की सैलरी क्या लेबर कंसिडर होगी? डायरेक्ट वो सुपरवाइजर की सैलरी डायरेक्ट लेबर कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि सुपरवाइजर क्या होता है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता चीज प्रोडक्शन करने में, वो इनडायरेक्ट लेबर कंसिडर होती है। और इनडायरेक्ट लेबर में किधर जाना होता है? एफओएच में जाना। अच्छा जी, अब लेबर के पेमेंट के तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकते हैं बच्चों। एक है पीस रेट सिस्टम, नंबर ऑफ यूनिट जितने बनाएंगे, जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे, उसका पर यूनिट रेट। यही चीज आपकी आरली बेस हो सकती है, आप आर की बेसिस के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, आर वर्क जो की है उसको पर आर रेट होगा। आपकी यही चीज स्किल बेस्ड हो सकती है, चीज मुख्तलिफ अपस्किल्ड और अनस्किल्ड के हिसाब से चीज आ जाएगी। आपकी कोई मिनिमम वेज प्लस कोई पर यूनिट रेट हो सकता है, जिसके अंदर हमने गारंटीड वेज हो कि ये गारंटी है और ये आपने साथ देना है। अच्छा, उसके बाद जो हमने पढ़ा था कि प्रोडक्टिविटी या फिर वो क्या हो सकती है, करवा सकता है, एफिशिएंसी जज करवा सकता है। अब उसकी बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी। बेटा कोई मुश्किल काम नहीं है, हम लोग ये काम वेरिएंस में भी करते हैं। क्या करते हैं? वेरिएंस में। वेरिएंस में क्या आप लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मालूम करते हैं? मालूम करते हैं। उसके अंदर हमारा फार्मूला होता है स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आर हमेशा लेने होते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक, यही चीज एफिशिएंसी लेबर में जब घुस जाती है तो चीजें यही कैलकुलेट होनी है। ये इधर हम वेरिएंस निकालते हैं और इधर हम उसकी लेबर की एफिशिएंसी वर्कआउट करवा रहे होते हैं। कैसे करनी है वो करते हैं अभी हम। अच्छा जी, ये हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए। लेबर की एफिशिएंसी देखना, इधर भी कौन सी चीज है? एफिशिएंसी है। फार्मूला भी इससे मिलता जुलता ही आएगा। इधर भी हम रूटीन में ज्यादातर स्टूडेंट्स ने स्टैंडर्ड को ही पहले रखना सीखा होगा, कुछ ने बाद में रखना सीखा होगा, माइट भी। जिन्होंने पहले रखना सीखा हो उनके लिए तो मजीद आसान हो गया कि अब लेबर की जब आपने एफिशिएंसी निकालनी है और आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए कहा गया है, तो अब आपका फार्मूला होगा स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये भी एक्चुअल आ रही है ना, तो एक्चुअल आ रही खाली लिख देता हूं मैं, तो एक चीज यहां से एक चीज यहां से, चीज वही है। तो ये आपकी क्या है? एफिशिएंसी कैलकुलेट हो रही है। और ये बेस करेगा कंपैरिजन नीडेड फ्रॉम लास्ट ईयर। अक्सर हमें पिछले साल से कंपैरिजन करना पड़ेगा लास्ट मंथ टू चेक दी एफिशिएंसी, क्या आपकी इंप्रूव आई हुई है या कम हुई है, बेहतर हुई है या डिटेरियोरेट हुई है। अच्छा जी, प्रोडक्शन एक थी एफिशिएंसी, दूसरी है प्रोडक्टिविटी मालूम करना। प्रोडक्टिविटी मींस प्रोडक्शन से रिलेट कर रही है। अब याद करने का तरीका मैं बता देता हूं। इधर स्टैंडर्ड से शुरू हो रहा है और बाद में एक्चुअल जा रहा है, और प्रोडक्टिविटी में इसके उलट कर लेना।
ठीक है जी। प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर, किसी एक वर्कर की एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने प्रोड्यूस की है। अब ये प्रोडक्शन से रिलेट कर रही है तो ये क्वांटिटी बेस्ड होगी। ये लेबर की एफिशिएंसी से रिलेट कर रही है तो ये लेबर के आवर्स से रिलेट करती है। एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन एक्चुअल आवर्स। बेस तो एक्चुअली करना ना। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड ताकि हमें क्या हो जाए, ये थोड़ा सा मजीद क्लियर भी हो जाए। मिस्टर अली इज सपोज टू प्रोड्यूस 8 यूनिट्स इन एवरी आवर। हर घंटे के अंदर उसने क्या करना है, 8 यूनिट्स बनाने हैं। ड्यूरिंग द वीक ही प्रोड्यूस 344 यूनिट्स। इन 40 घंटे के अंदर उसने 344 यूनिट्स बनाए। एक घंटे में उसने ड्यूरिंग द 40 घंटे उसने कितने यूनिट्स बनाए, 344। तो अब बताएं कि इसको स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या बन जाएगा। स्टैंडर्ड आर कितने लगने चाहिए थे, 344 की क्वांटिटी है जो हमने बनाई है और 8 से डिवाइड करेंगे। एक घंटे में कितने यूनिट्स, 8 यूनिट्स बनाने चाहिए। 8 आवर्स पर यूनिट्स। तो यूनिट से कट जाएगा, अल्टीमेटली आंसर आवर्स में आ जाएगा। कितने आ गए, 43 आवर्स। एक्चुअल आवर्स लगे कितने, 40, वो उसने बताया एक वीक में 40 घंटे। आंसर आपका आ जाएगा 107%, 107 या 108 के करीब। कितने, 107.5, 107.5। आप कैलकुलेट कर लें, 107.5 इंटू 100 कर लेना, परसेंटेज आराम से आ जाएगी। तो ये हमारी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। अगर बच्चों 100 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 100%, तो इट मीन्स सूरत हाल अच्छी है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी लेबर बेहतर काम कर रही है। और अगर 100 से कम चली गई तो इसका मतलब है सूरत हाल अच्छी नहीं है। इधर से चेक कर लें, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा होंगे, एक्चुअल आर कम होंगे तो बेहतर होगा, फेवरेबल वेरिएंस आता है ना। और अगर स्टैंडर्ड आर कम हुए, एक्चुअल आर ज़्यादा लग गए तो फिर कौन सा वेरिएंस आता है, एडवर्स। तो वही हालत यहाँ पर हो जाएगी, एडवर्स अब 100 से कम पर चली जाएगी। ये चीज़ें हमने ज़्यादा की हुई हैं, मैंने इस वजह से इसका रेफरेंस दिया है। ये चीज़ हमने एज सच नहीं की हुई, अक्सर लाजमी नहीं है, लेकिन कोर्स के आउटलाइन के अंदर लिखा हुआ है। कोर्स के आउटलाइन में इस तरीके से आ सकता है कि भैया एफिशिएंसी निकालो। फिर कैसे निकालोगे, फिर ऐसे निकालोगे, एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर निकालो, अली की एफिशिएंसी निकालो, वसीम की एफिशिएंसी निकालो, वसीम की प्रोडक्टिविटी निकाल के कंपेयर करो असलम की प्रोडक्टिविटी से, हुज प्रोडक्टिविटी इज बेटर। तो कैसे करेंगे, फार्मूला आता होगा तो हम कर लेंगे, नहीं फार्मूला आता होगा तो नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इतना सा काम करना है। जब कंटेंट में लिखा हुआ है तो पेपर बनाने वाले ने सबसे पहले कंटेंट सामने रखना है, दूसरे नंबर पे उसने अपनी बुक सामने रखनी है, तीसरे नंबर पे उसने पिछले सारे पास पेपर सामने रखने हैं। ठीक है ना। हो सकता है कोई पास पेपर की कलेक्शन की बुक मिलती हो एग्जामिनर से, हो सकता है उसके पास अगर कोई रूटीन में बनाता हो तो किसी ना किसी टीचर की किसी बुक्स भी मौजूद हो जिसके ऊपर पास पेपर के अच्छे कलेक्शन मौजूद हो। ऐसे ही है ना, उनके पास तो 2002 के भी पास पेपर होंगे, या 2008 के भी होंगे, 2007 के भी होंगे जो पेपर बना रहे होंगे। बुक्स में भी इसी तरीके से है, हमारी अपनी एग्जामिनेशन की बुक भी वो देखेगा, एग्जामिनर की बुक भी देखेगा, तो और कोर्स आउटलाइन भी देखेगा। मजे की बात है, तो कोर्स आउटलाइन को पूरा करना हमारा काम है। अगली चीज प्रोडक्टिविटी निकालनी है, एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन एक्चुअल आवर्स। अब एक्चुअल क्वांटिटी
हमने कितनी बनाई है, अब दूसरी तरफ से आ जाएगा कहानी। अब हमने एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल आर में बनाए हैं 344 यूनिट्स, और हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 घंटों में कितनी बनानी चाहिए थी। एक्चुअल घंटे कितने लगे 40, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी बनानी चाहिए थी, तो हमें 40 घंटे हैं, हर घंटे में 8 यूनिट्स बनाने चाहिए थे। 344 तकसीम 320 इंटू 100 कर लेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। आंसर यहां से भी वही आना है 107.5%। रिजल्ट वही है, ये भी एफिशिएंसी ही बता रहा है, बस नाम इसको प्रोडक्टिविटी का बोल देंगे, भाई उसने प्रोडक्शन कितनी की है। आंसर सेम है, आप खुद देख लो, मैंने तो नहीं चेंज किया, चेक कर लो ना कैलकुलेटर पे, आंसर सेम आएगा, बस नाम हल्का हल्का सा चेंज है कि यार ये एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहा है वर्कर की, क्योंकि ये घंटों के अंदर काम है, और ये उन्हीं वर्कर की क्वांटिटी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर रहा है कि वो अच्छे प्रोडक्टिविटी अच्छी है या नहीं है। बस इतना सा काम है, हमारा एक पूरा का पूरा एरिया कोर्स आउटलाइन का क्या हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। एनी क्वेश्चन ऑन इट? आई थिंक सो, होना तो नहीं चाहिए इतना कोई खास, आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं माशाल्लाह से। अब बच्चों आ जाते हैं हम, छोटी छोटी सी बातें रिवाइज करते हैं और फिर तेज़ी से स्पीड से बढ़ेंगे, लर्निंग कर्व की तरफ जाएंगे। इंसेंटिव स्कीम्स की बारी है, पहले हमने एक बारी कर ली है एफिशिएंसी की, दूसरी इंसेंटिव स्कीम्स की कुछ थोड़ी बहुत कहानी करनी है हमने, और फिर तीसरा हमने लर्निंग कर्व को देखना है। ये तीन ही एरियाज़ हैं, तीनों एरियाज़ को थोड़ा थोड़ा सा करेंगे, देखेंगे, हमें इंशाल्लाह अच्छी रिवीजन हो जाएगी। बेसिक रेट है पर घंटा 6 रुपये, और ओवर टाइम रेट है टाइम एंड a हाफ, मीन्स 1.5 गुना, तो 6 रुपये और टाइम एंड हाफ, टाइम एंड हाफ का मतलब कितने हो जाएंगे 9 रुपये, 6 जमा 3 9। देन कैलकुलेट द ओवर टाइम प्रीमियम फॉर 8 आवर्स, 8 घंटों के लिए क्या मालूम करना है, प्रीमियम, और प्रीमियम क्या है, ओवर एंड अबव बेस रेट। बेस रेट मुझे इस क्वेश्चन में दिया है 6 रुपये, और ओवर एंड अबव प्रीमियम है 3 रुपये। इन नॉर्मल वीक वर्किंग आवर्स आर 8 पर डे, और 5 दिन का है, तो मेरे टोटल घंटे कितने होंगे जो मैं काम करूंगा, 40 घंटे होंगे ना, क्यों बच्चा 40 घंटे, 40 घंटे ये नॉर्मल होंगे। इसके अलावा ओवर टाइम के कितने होंगे 8 घंटे, उनको भी 6 रुपए देंगे 8 घंटों का। ये आपकी क्वांटिटी है घंटे, और ये आपका रेट है पर आवर, ये रेट है पर आवर। तो बेस में कुछ नहीं आएगा, यहां पर 3 रुपीज पर आवर इंटू 8 आवर्स ये आ जाएगा। अब आप इकट्ठा करेंगे कि ये आपका नॉर्मल जो वेज आनी थी ये वो आ गई, ये आपका ओवर टाइम का बेस आ गया, और ये आपका क्या है ओवर टाइम का प्रीमियम आ गया। तो इसकी वैल्यू ये दोनों जमा करके होगी, टोटल 48 घंटे हो जाएंगे, और वैल्यू बन जाती है इसकी 288, और ये आ रही है सिर्फ 24। ठीक, अगर मैं सेपरेट कर पाता हूं तो ये मेरी इनडायरेक्ट लेबर है और ये मेरी डायरेक्ट लेबर है। यही चीज, इसी तरह की चीजें ही प्रीमियम देकर आपको कहीं और ले जाकर भी वो टेस्ट कर सकता है। लाइक किधर मुख्तलिफ एरिया हैं, इधर तो रिलेशन इधर उधर करना कोई काम ही नहीं है। सीएमए में तो एक चीज़ इधर होती है तो दूसरी चीज़ टारगेट कॉस्टिंग, तीसरी चीज़ डिसीजन मेकिंग में यूज़ होती है वही चीज़ें।
तो ये सारा का सारा ग्रेड जो था, ये सारा का सारा ग्रेड उठाओ और डिसीजन मेकिंग में फेंक दो, दैट इज पॉसिबल। तो ये हो गया हमारा। दूसरी चीज है हमारा पीस रेट हो सकता है, विद ग्रंटेड वेज हो सकती है। फाद बंदा है 20 रुपए पर ईच यूनिट पे प्रोड्यूस करता है इन एडिशन टू वेज ऑफ 4000 फॉर अ 40 आवर्स वीक, 40 घंटे का वीक है, और 20 रुपए हर यूनिट के पीछे उसे मिलते हैं। 4 वीक्स के अंदर उसने 150, 170, 180, 190 यूनिट्स बनाए हैं, तो 4000 तो हर वीक में मिलना ही मिलना है। प्लस जितने जितने यूनिट्स बनाएगा, 150 ज़रब 20, 170 ज़रब 20, 180 ज़रब 20 और 190 ज़रब 20, ये भी उसको मिलेगा। तो सबको सम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है खेलने वाली। इंसेंटिव स्कीम की एक छोटी सी मिसाल। इंसेंटिव स्कीम में अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करना होता है, उभारना होता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा काम कर कर दिखा दें, उतनी देर में ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर दें। ये जो प्रोडक्टिविटी की है, टाइम उतना ही लगाएं, क्वांटिटी क्या कर दें, बढ़ा दें, स्टैंडर्ड से ऊपर ले जाएं। इसको ऐसे कह सकते हैं, या उतने ही देर में ज़्यादा प्रोडक्शन कर दें, या फिर जो प्रोडक्शन है कम टाइम में कर दें। दोनों तरह से हम सोच सकते हैं। बेसिक वेज 100 रुपया, स्टैंडर्ड टाइम 20 यूनिट्स इन 5 घंटा। 20 यूनिट्स बनाएंगे हम 5 घंटे के अंदर, ये हमारा रूटीन का तरीकाकार है, स्टैंडर्ड हमने ये सेट किया हुआ है। इंसेंटिव मैं दे रहा हूं कि जनाब इज्जत माब लेबर मियाँ 115 पर घंटा दे दूंगा, आपकी मेहरबानी, आप 20 स्टैंडर्ड है, आप 25 यूनिट्स बना दें 5 घंटे के अंदर, और मुझसे 115 रुपए घंटा ले लें। तो एज पर स्टैंडर्ड तो मेरा पैसे पेमेंट होगी 5 घंटे ज़रब 100, 5 घंटे ज़रब 100, 500 रुपये। और अगर पर यूनिट बनाना हो तो 20 यूनिट्स में बना रहा हूँ, 25 रुपये पर यूनिट मुझे पड़ रहा होगा। और मैंने उसको थोड़ा सा वर्किंग करके लुभाया है कि भाई जनाब आपको 115 रुपये मिलेंगे 5 घंटों के, तो मेरे 575 रुपये बनेंगे। यूनिट्स में 25 बनवा लूँगा, पर यूनिट मुझे 23 रुपये में पड़ जाएगा। तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। उसको 75 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे, मुझे यूनिट कम में पड़ जाएगा। गॉट द पॉइंट? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फिर अगली सिचुएशन, और इंसेंटिव क्या हो सकता है? और इंसेंटिव स्कीम के अंदर एक हाई डे रेट सिस्टम आता है। ये जो अभी पढ़ा ये भी हाई डे ही था। क्या था? हाई डे रेट सिस्टम ही था जो हमने भी पढ़ा है, जो एग्जांपल की है। एक और छोटी सी एग्जांपल, मिस्टर एसन 4 रुपए घंटे पे देता है और 200 यूनिट्स हम बनवाते हैं 40 घंटे वीक के अंदर, बट पेड 5 आवर इफ मेक्स 240 यूनिट्स। जनाब 200 यूनिट्स बनाएंगे तो कितने रुपए मिलेंगे? 4 रुपए। और अगर 240 पर पहुंच जाएंगे तो 5 रुपए घंटा मिल जाएंगे। 5 रुपए घंटा ना, 5 रुपए घंटा। अमाउंट टू बी पेड इन बोथ केसेस क्या होगी? 200 यूनिट्स 40 घंटे ज़रब 4 है, बेस चेक करनी है, रेट क्या है? पर आवर है, 4 रुपए घंटा 40 का है, तो बेस चेक करनी है। इधर नहीं मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना, 200 यूनिट्स को उठाओ और 4 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो। तो नॉर्मल है आपका 40 घंटे 4 रुपए के हिसाब से 160 रुपए देने पड़ेंगे, और हाई डे रेट के हिसाब से 40 घंटे पे ही 5 रुपए के हिसाब से 200 रुपए देने पड़ जाएंगे। ऐसे ही है ना? और अगर हम कहें कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है
160 तकसीम 200 मुझे कितने में पड़ेगा 0.8 में। और हाई डे रेट सिस्टम पे 200 रुपए मेरा क्या हो गया, यूनिट्स कितने बनवा रहा हूं 240, तो ये तो नुकसान कर लिया, बेवकूफ़ी नहीं है? क्यों जी, क्या बेवकूफ़ी है? एक्चुअली में वो बेवकूफ़ नहीं है, एक्चुअली में वो बेवकूफ़ नहीं है। क्यों, ये तो आगे जाके पता चलेगा। इसलिए कि क्या कुछ फिक्स कॉस्ट ऐसी भी हैं जो अब पर यूनिट जब वो ली जाएंगी तो आपको फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ओवरऑल क्या नजर आएगा, बेनिफिट नजर आएगा। ठीक है जी। तो सिर्फ लेबर को देख के नहीं किया जा सकता, हमें मालूम करना है अगला सिचुएशन, कॉस्ट पर यूनिट इफ प्रोडक्शन ओवरहेड आर रिकॉर्डेड एट रेट ऑफ 4 पर डायरेक्ट लेबर आर। 4 रुपए लेबर आर के हिसाब से क्या करो, ओवरहेड भी एब्जॉर्ब करो, ओवरहेड भी लो, एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं ना बेटा, और तो कुछ नहीं हो रहा ना, ये एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। अब एब्जॉर्ब करके बताओ 40 घंटे, इसका मतलब है इस 160 में मजीद 160 ऐड हो जाएगा और इसमें भी 160 ऐड हो जाएगा। 40 घंटे ज़रब 4 कितने होते हैं, 160 ही होते हैं ना बेटा। तो ये कितना हो जाएगा 320, और इसका खर्चा कितना हो जाएगा 360। अब 320 को तकसीम 200 करो, क्या आंसर आता है? 1.6 में आपको पड़ रहा होगा नॉर्मल अंदाज में पर यूनिट, और इधर 360 तकसीम 240 करो तो 240 है, 1.5। अब क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या है, इसको बेनिफिट है, फायदा हो जाएगा अगर वो कुछ खर्चे एब्जॉर्ब भी करने पड़ जाएं तो। स्टार्ट में बेवकूफ़ी लगी है, लेकिन ओवरऑल क्या है, ये अक्लमंदी है। 1.5 और 1.6 ये आपने खुद ही अभी कैलकुलेट किया है। तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएंगे उसी तरह से हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिसकी वजह से खर्चा क्या हो जाएगा हमारा ओवरऑल पर यूनिट रिड्यूस होके मिलेगा हमें। रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, ऑटम 22 का क्वेश्चन देखते हैं कि इसके अंदर क्या कहानी है और हम क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा पेपर फेल होता है। जी हो गया हुआ है, आसान था ना? कितने परसेंट रिजल्ट आया होगा इसका? वैसे अच्छा होना चाहिए, हैं? कितना होना चाहिए? कितने बच्चे पास हुए होंगे इसमें, इस क्वेश्चन 60 में? चले देखते हैं, बाद में जाके पढ़ेंगे कितने परसेंट पास हुए थे। ठीक है ना? चलें जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हम सबसे पहले पढ़ते हैं। एवेल्यूएट द अबव ऑप्शंस एंड एडवाइज द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़ा, हमने कहा यार ये क्वेश्चन ना डिसीजन मेकिंग के टाइप का चीज़ है, ऐसे ही है ना, डिसीजन मेकिंग का टाइप की चीज़ लग रही है, तो ये तो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन बनता है। फिर हमने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया। Centaurus Limited is engaged in the business of manufacture and supply of the leather jackets. Presently, CL manufactures 30,000 jackets per month. Following information is available for the month of August 22. Number of skilled workers 350, standard monthly hour per worker 200, standard hour per unit 3, नॉर्मल वेज रेट पर आवर 150, ओवर टाइम वेज रेट। हमने जब ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने कहा लो जी ऐसे काम जाके दर रहा कितने होर जा रहा। हमने अपना दिमाग बनाना शुरू किया था यार ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, और जनरली डिसीजन मेकिंग का है, लेकिन इनक्लाइंड किधर है, लेबर पे है। तो ये कंसिडर कौन सा क्वेश्चन होगा, लेबर का या डिसीजन मेकिंग का? ये लेबर का क्वेश्चन कंसिडर होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर है ही सारा कुछ लेबर का। तो मैं इसे अगर
ग्रिड के हिसाब से लेकर आऊं तो फिर ये कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ये लेबर का क्वेश्चन बनेगा। हाँ, उसने उसको डिसीजन मेकिंग के स्टाइल के अंदर क्या कर दिया है, ढाल दिया हुआ। अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड रेट 120 है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस दी कन्वर्जन कॉस्ट, हम गौर से नहीं पढ़ते हैं, क्या चीज पूछी है उसने, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, आपको जो सी चीज कर रहे हो ना, यहां पर क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख लिया करें कि ये क्या चीज है, कन्वर्जन कॉस्ट है। क्या होती है बेटा, यस, डायरेक्ट लेबर प्लस FOH, ये है हमारी कन्वर्जन। और अक्सर औकात कन्वर्जन का लफ्ज हम प्रोसेस कॉस्टिंग में ज्यादा पढ़ते हैं, वहां पे हम खेल मटेरियल और कन्वर्जन के अंदर ही रहे होते हैं। Sia's management is evaluating the following 2 wage incentive plans. Option 1, introduce a piece wage system at the rate of 500 per unit. This is expected to make workers 15% more efficient. Efficiency दरमियान में उसने लिया है, मीन्स जो सी भी चीज है वो कम टाइम में प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि प्रोडक्शन तो फिक्स कर दी है, ये नहीं बढ़ानी। ठीक है, ये चीज फिक्स हो गई है, इसको नहीं बढ़ाना, टाइम को क्या करना है, कम करना है। एफिशिएंसी की वजह दो तरीके से हो सकता है ना, सेम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन, या अगर प्रोडक्शन फिक्स है तो फिर वही काम कम टाइम में। एक तो ये है, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरी चीज, इंट्रोड्यूस अ बोनस ऑफ 50 रुपए पर यूनिट if a unit is completed within 90% of standard time. Standard time से कम में हो जाएगा 90%. It is expected that after introduction of bonus 70% of units will be completed within 90% of standard time. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक काम करना पसंद करते हैं कि लंबी चौड़ी वर्किंग हो। एग्जामिनेशन का स्टाइल ये होता है ना, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस और फिर आंसर, ऐसा ही हुआ होता है। और फिर जब हम उसी अंदाज से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमसे नहीं सोचा जाता, हम कहते हैं कि यार ये क्या हो गया। तो ना सोचो भाई, बी सिंपल ना, आप दो चीजों के ऊपर फोकस कर लें। पूरा सीएम में दो चीजों के ऊपर चलता है, एक है क्वांटिटी और दूसरा है रेट। इन दो चीजों के ऊपर चल रहा होता है। और तीसरी चीज है पर यूनिट चीज बना दो। अच्छा जी, अगली चीज, क्वेश्चन को स्टार्ट अप कैसे करना है, कैसे करना चाहिए जी बेटा? क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, कैसे करूं? ठीक है, हाँ जी, आप क्या कहते हैं? देखते हैं कि अभी कितना लग रहा है, फिर ऑप्शन वेल डन। देखना है कि अभी कितना लग रहा है, फिर उनको कंपैरिजन किया जाएगा दो ऑप्शन से। एग्जिस्टिंग को बाकी दो ऑप्शन से कंपैरिजन किया जाएगा। टोटल 3 चीजों को आपको काम को डिसीजन करना पड़ेगा। हो सकता है अगली 2 चीजें जो आप सोच रहे हैं वो वैसे ही महंगी पड़ रही हो, फिर हम कहेंगे, बिजनेसमैन कहेगा यार वो तो महंगी पड़ रही है, यही चलाते रहो, ऐसे ही चलाते रहो सिस्टम को। तो आसान काम करना हो तो क्या अब स्टार्टिंग पॉइंट में क्वेश्चन को यहां पर बोर्ड के ऊपर या पेपर के ऊपर लेकर आने क्या किया जाए? क्वेश्चन को असल में स्टार्ट करना है वो कैसे किया जाए? मेरा तो क्वेश्चन ये है। अब आपने एक तो दिमाग में लिया है, 3 प्लान बनाने पड़ेंगे, एक एग्जिस्टिंग, एक ऑप्शन 1 और एक ऑप्शन 2। क्या मैं सबसे पहले ऑप्शन 1 को कर लूं? एग्जिस्टिंग को सबसे पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग से ही हमेशा कोई चेंज आएगी तो वो करना पड़ेगी। अच्छा जी, अब उसके अंदर भी मजीद आसान काम करना है। जो सी चीजें रेडीली अवेलेबल है ना, उनका रफ वर्क थोड़ा सा कर लो। लेफ्ट पेज के ऊपर आप जगह खाली रखें काम करने के लिए, राइट पेज के ऊपर थोड़ा सा रफ वर्क कर ले। नंबर ऑफ स्किल वर्कर्स कितने हैं? वर्कर्स हैं 350। आप लिखेंगे वर्कर्स हैं मेरे पास 350।
फिर आप कहेंगे कि इनका हर बंदा कितना वर्क कर लेगा मंथली में, 200 घंटे कर लेगा। इसको अगर आप 200 से मल्टीप्लाई कर लें, 200 घंटे पर वर्कर, तो मेरे पास घंटे आ जाएंगे ये कितना काम कर सकते हैं। ये 35 दूना 70, 70,000 घंटे काम कर सकते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा यार, क्वेश्चन के अंदर कहानी जो की गई है ना, ओवर टाइम की भी की गई है। यहां से ही दिमाग में आ जाना चाहिए यार ओवर टाइम कैलकुलेट होगा। हिंट मौजूद है क्वेश्चन के अंदर, ओवर टाइम कैलकुलेट होगा। इसका मतलब है आई नीड के मेरे घंटे लगेंगे कितने, इतने यूनिट बनाने का। आपको चाहिए अगला काम करें कि 30,000 यूनिट्स बनाने हैं। व्हाट यू नीड, ये आपकी अवेलेबिलिटी आ गई कि कितने अवेलेबल हैं आपके पास। व्हाट यू नीड, नीडेड आवर्स, आप कहेंगे 30,000 यूनिट्स बनाने हैं मुझे, और एक यूनिट के ऊपर 3 घंटे पर यूनिट लगते हैं, स्टैंडर्ड टाइम यहां पे दिया हुआ ना। आप कहेंगे अच्छा, तो इसका मतलब है मुझे चाहिए कितने, 90,000 घंटे। तो पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ माइनस कर देंगे, या यहां पर लिख देंगे यार 20,000 ओवर टाइम होगा, 90,000 पूरे हो जाएंगे। हाँ जैसे मर्जी कर लो, हमारा अपना पेज है ना। आपने सोफिस्टिकेटेड अंदाज करना है, इसको इसमें से माइनस कर दो और लिखो ओवर टाइम घंटे। जरा रफ वर्क करना है तो ऐसे कर दो, नो प्रॉब्लम। पेपर के अंदर तो पता भी नहीं चलता कैसे काम हो रहा है। तो मेरी तो कोशिश है कि जी पेपर के स्टाइल में अब चला जाऊं थोड़ा सा। तो इधर का लिख लो या दोनों का डिफरेंस ले लो, मिल जाएगा। अब आपके पास रेट देखो क्या है, रेट क्या पर आर है, पर आर है। क्या मेरे पास घंटे आ चुके हुए हैं, इसका मतलब है मैं एग्जिस्टिंग सिचुएशन बना सकता हूं कि मेरे पास एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। क्या एग्जिस्टिंग सिचुएशन, मेरे पास नॉर्मल वेज जो है वो 70,000 घंटे की जानी है, ऐसे ही है ना। मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट मेरा क्या है, 150 है पर घंटा। ये क्या हुआ है, आगे पीछे क्यों हो गया, ₹150 घंटा है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन के अंदर ही अगर मुझे ओवर टाइम प्रीमियम की कहानी भी दी होती फिर मैं क्या करता। तो ये तो इधर जाना था भैया, हमने क्यों गायब हुआ, वो इस वजह से गायब हुआ। क्यों जी, मेरा क्वेश्चन आपने जवाब नहीं दिया बच्चों। मेरा क्वेश्चन था अगर यहां पर ही ओवर टाइम प्रीमियम की कहानी इस क्वेश्चन में दी होती, दी भी हुई है वैसे, दी हुई है ना, 150 रुपया वही वाला और 100 रुपया प्रीमियम का है, क्या करते। ओवर टाइम की 2 कहानियां हैं, इसका मतलब है 150 और 100। ये प्रीमियम दिया हुआ है और ये नॉर्मल रेट है। क्या मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग करने की जरूरत है क्वेश्चन में। रीजन, मैं कन्वर्जन कॉस्ट के ऊपर खेल रहा हूं। किसके ऊपर खेल रहा हूं, कन्वर्जन कॉस्ट में तो एफओएच ने आना ही आना है। अब मुझे जरूरत सेपरेट करने की नहीं है, ठीक है। तो ये सोचना है आपने, चीजों को साथ साथ रिलेट करेंगे तो बात बनेगी ना। अगर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लेबर के ऊपर होता या मुझे क्वेश्चन दे देता मार्जिनल एब्जॉर्प्शन टाइप की चीज में,
कन्वर्ट करवाता, या मुझे क्वेश्चन को लेके जाता यार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ले जाओ, या मुझे कहता कि चलो आओ ओवर अंडर निकाल लो। अंडर ओवर तो निकालने के लिए इसको फिर किधर लेके जाना पड़ना था, एफओएच में लेके जाना पड़ना था, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन के यहां पे है कन्वर्जन के ऊपर खेल रहा है। जब क्वेश्चन जिस तरीके से लेकर जा रहा हो उस तरीके से सोचना पड़ेगा। अपने लिए आसानी पैदा करनी है, पहले थोड़ा सा सोचो कि काम क्या कर रहे हो, काम कन्वर्जन का कर रहे हो, और कन्वर्जन में लेबर और एफओएच दोनों आते हैं। मैं इसे कन्वर्ट कर कर भी लिख दूं तो भी चल जाएगा, नहीं करता तो भी चल जाएगा। सो दिस इज अ सिंपल थिंग, नॉर्मल वेज ये। और अब ओवर टाइम को मैं अगर अलहदा करना चाहूं तो अलहदा भी कर सकता हूं, ना करना चाहूं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओवर टाइम के 20,000 घंटे होंगे और लाइट चली जाएगी, मल्टीप्लाई बाय, अब मैं सीधा सीधा सा 250 रुपये लिख दूंगा। अगर मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अलहदा करना पड़े तो फिर मैं यहाँ पर 150 और फिर अलहदा से बाद में 100 को अलहदा करूँगा। 20,000 मैंने क्या लिखा था, उल्टा लिख दिया। अच्छा यार ये खुद ही आ जाएगा ना। तो मेरा अभी किस चीज़ के ऊपर काम हुआ है, कन्वर्जन कॉस्ट पे नहीं काम हुआ अभी, तो फिर लेबर पे काम हुआ है। अभी किसके ऊपर करना है, एफओएच के ऊपर काम करना बाकी है। एफओएच बेटा जी थोड़ा सा वंस अगेन मैं आपको लेकर जाने लगा हूं वेरिएंस में। वेरिएबल एफओएच वेरिएंस किस तरह से कैलकुलेट करते हो, दो चीजें दी होती हैं, लेबर आर पेड है, आइडल टाइम है, और लेबर आर वर्कड है। विच वन यू चूज वेरिएंस में? हाँ ओवरहेड के वेरिएंसेस में, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, रिवीजन है ना, तो मैं चीज़ों को रिलेट कर सकता हूँ, दूसरी इधर उधर उधर घुमा सकता हूँ आपको। आप पहली दफ़ा पढ़ रहे होते मैं कभी बात नहीं करता, मैं एक बात करके आपको कहता बस ये करना है। अब आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, मैं दोनों साइडों पर रिलेट कर सकता हूँ। लेबर आर वर्क की बेसिस के ऊपर हमेशा हमेशा लिए जाते हैं। एफओएच हमेशा किस पे लिए जाते हैं, लेबर आर वर्क पे लिए जाते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर दो हिस्से कर देता, लेबर आर पेड और वर्क की कहानी दरमियान में आइडल टाइम फेंक देता, क्या लेबर में पॉसिबल था? क्या ऐसी क्वेश्चन के अंदर पॉसिबल था कि मैं दरमियान में आइडल टाइम फेंक देता? पॉसिबल था, उसने नहीं फेंका क्योंकि 8 मार्क्स से ऊपर भाग जाना था शायद। लेकिन वो एक ऑप्शन कम करता और पूछता कि क्या इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो आइडल टाइम को विचवाड़ देगा, शामिल कर सकता था, कहीं पे भी लेकर आ सकता है। तो फार्मूला लिखो। अच्छा ये रीजन क्या है, मैं रीजन भी बता देता हूं यार। क्या लेबर वेली बैठी होगी, मशीनरी चल रही होगी? हैं? मशीनरी तो नहीं चल रही होगी ना, खर्चा नहीं हो रहा होगा, बिजली नहीं लग रही होगी। ये एक छोटी सी मिसाल में दी है, इससे बच्चा सारे बात चीजें समझ जाता है कि भाई क्यों लेबर आर वर्क क्यों लेना है। ओवरहेड के खर्चे बेस कर रहे होंगे इनके ऊपर, रिलेट कर रहे होंगे इनके ऊपर, तो फिर फार्मूला लिखो, लेबर आर वर्कड इनटू रेट। ये काम आएगा, ये फार्मूला काम आएगा। फार्मूले के ऊपर जब हम जाते हैं, चीज लिखते हैं, हम सही चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम फार्मूला नहीं लिखते हैं तो हम गलत चीज कैलकुलेट कर कर आ जाते हैं। कितने घंटे काम किया है? 90,000 घंटे काम किया है। हाँ पूरे हो गए, 90,000 घंटे काम किया, तो 90,000 घंटे इंटू 120 रुपए पर घंटा एफओएच का रेट है। पूरा टोटल बता दो यार, अलग अलग, चलो ज्यादा अलग अलग है तो 15 7 105 मिलियंस में 105000000 10.5 मिलियन, चलो मिलियंस में काम कर देते हैं। 10.5 मिलियन, 5 दूना 50, 5 मिलियन
12,784, 12,896, 12,9, 108, 10.8 मिलियन। 10, 20, 20, 5, 25, 26.3 मिलियन। ऐसा ही है, कोई फर्क तो नहीं पड़ जाना, मिलियंस में आंसर कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। अपने लिए आसानियां पैदा किया करो। बुक में लाजमी नहीं है लिखा हो आंसर, उसके अंदर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपने पेपर पर्सपेक्टिव में अपने लिए लिखने का टाइम भी तो बचाना है, तो बचा लो। अगर अच्छी खासी मिलियंस में कहानी जा रही है तो बचा लो टाइम। ये चीज आ गई बची। अब आती है कहानी, अब ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 पे आते हैं। ऑप्शन 1 में क्या कहा है उसने? कहता है इंट्रोड्यूस अ पीस वेज सिस्टम। 500 रुपए पर यूनिट, कहानी मुका दी कि 3,000 जैकेट्स बनानी है, 500 रुपए एक जैकेट का देंगे, रोला ही मुकाओ। तो हमारी फिर वेज क्या हो जाएगी? लेबर हो जाएगी हमारी, बेस कर जाएगी 30,000 यूनिट्स इनटू 500 रुपए पर यूनिट। ये पर लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, पर लिख लोगे तो आसानी हो जाएगी। पंजुती है 15 मिलियन रुपीज मिलियन। क्या कहानी खत्म हो गई या कन्वर्जन पूरी करनी पड़ेगी? कन्वर्जन पूरी करनी पड़ेगी। ले जनाब, कन्वर्जन में आपको FOH लेना पड़ेगा। आप यहां पर लेबर आर वर्क लिखेंगे इनटू रेट लिखेंगे। शुड आई टेक दिस 90,000 ओवर देयर? क्या ये 90,000 उठाऊं और यहां पर लिख दूं? कितना लिखूं? क्या कह रहा है? दिस इज एक्सपेक्टेड टू मेक वर्कर्स 15% मोर एफिशिएंट। डिवाइड किससे करूं? मैंने एक छोटा सा फार्मूला सिखाया था। मैं अक्सर औकात स्टूडेंट को कहता हूं, यार अक्सर औकात क्या करते हैं आप लोग? गलतियां करते हैं। तो कोई चीज रेड्यूस करनी है ना, रेड्यूस करनी है तो किसी भी चीज को रेड्यूस करना हो 1 माइनस रेट से मल्टीप्लाई कर लिया करो। बढ़ाना है तो 1 प्लस रेट से मल्टीप्लाई कर लिया करो। चंद दिन पहले मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा था, आफ्टर डिक्रीज इज इक्वल टू बिफोर डिक्रीज इनटू 1 माइनस रेट, ये मैंने लिखा था। तो बिफोर डिक्रीज मेरे पास मौजूद हैं घंटे, 90,000 घंटे रिक्वायर्ड थे। 1 माइनस 15% डिस्काउंट आया, 0.85 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितने घंटे बन गए? 76। तो मुझे काम वो 76,500 घंटे में कर दे देंगे। ये बताएं, क्या इसके अंदर 70,000 नॉर्मल रख लेता हूं, बाकी ओवर टाइम ले लूं? जी कोई फर्क नहीं पड़ना, रेट तो इधर ही ले चुका हूं, ये वाला तो पीस के ऊपर जा चुका हुआ है। अब तो सिर्फ 76,500 घंटे हैं, 120 रुपए घंटा रेट है, और आंसर आ जाएगा। कितना आ गया मिलियंस में? $9.18 मिलियन। टोटल कितना हो जाएगा? कन्वर्जन टोटल कितनी हो जाएगी? 24.18 मिलियन। 15 जमा 9 24 ही होते हैं, 24.18 सीधा सीधा सा गया। अभी तक तो ऑप्शन 1 जीत गई है एग्जिस्टिंग सिचुएशन से। टाइम बहुत शॉर्ट हो तो कंक्लूजन ड्रा करो और आगे चले जाओ। क्या एग्जिस्टिंग से तो चेंज हो गया ना? टाइम शॉर्ट हो, क्योंकि कंक्लूजन के भी मार्क्स होते हैं। लिखते हैं टाइम इज शॉर्ट, आई कैन नॉट कंपेयर इन दिस टाइम ऑप्शन 2। टिल नाउ ऑप्शन 1 इज बेटर। हाँ दे देगा, कंक्लूजन लिखने के मार्क्स हैं। हाँ ना, क्या हो गया यार? कंक्लूजन लिखने के मार्क्स मैं अभी दिखाऊंगा, एग्जामिनर कमेंट्स दिखाऊंगा कि कंक्लूजन लिखने के 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स होता है सिर्फ कंक्लूजन लिखने का।
हम बस छोड़ देते हैं, चलो यार ये गया, आंसर करते हुए कंक्लूजन लिखते ही नहीं है। अगर सर हमारा अगर कैलकुलेशन में गलती हो गई हो और हमारे आंसर की बेसिस पे कंक्लूजन लिख दें, हाँ, आपको मार्क्स मिलेंगे, उस कंक्लूजन के मार्क्स मिलेंगे। आपकी क्वेश्चन के अंदर किसी वर्किंग के मार्क्स की वजह से, मसलन आपने यहां पर गलती कर दी, कोई गलती कर दी, ऐसी गलती की कि ये 24 या 18 से भी कम आ गया, 23 आ गया, अब उसकी वजह से कंक्लूजन क्या हो गया आपका, चेंज हो गया, और आपने कंक्लूजन कहा कि नहीं कोई चेंज नहीं करनी चाहिए। आपको इस गलती के बस मार्क्स कटेंगे, मसलन यहां पे आपने गलती कर दी, बाकी कंक्लूजन के मार्क्स मिल जाएंगे कि आपने कंपेयर किया है कि तीनों चीजें आपके मुताबिक ये वाली चीज ही सही थी। कंक्लूजन लिखने के मार्क्स फिर भी मिल जाएंगे आपको कि आपने सारी चीजों को रिलेट तो किया ना। सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन एग्जाम एंड लव, ऐसे ही है ना ये भी तो आपका लव ही है ना सीए के साथ, और मोहब्बत में सब चीजें जायज हैं। अच्छा जी, और ऑप्शन नंबर 2, यस, नमाज की ब्रेक करते हैं, बस तीसरी ऑप्शन भी तो मुकम्मल कर देना, 1 मिनट में तीसरी ऑप्शन मुकम्मल हो जानी है। इंट्रोड्यूस अ बोनस 50 रुपए पर यूनिट इफ अ यूनिट इज कंप्लीटेड विद इन 90% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। अब यहां तक आप पहुंचे नहीं, आपको एक रिलेशन मिला है 90% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, रुक जाओ, आप आगे नहीं चल सकोगे जब तक आप स्टैंडर्ड टाइम का 90% ना ले लो। उठाओ वर्किंग के अंदर, क्या करो, अपनी वर्किंग, ड्राफ्ट वर्किंग मौजूद है ना ये वाला पेज, इस पेज के ऊपर करो कि स्टैंडर्ड टाइम आपका कितना था, तुम्हारी मेहरबानी, स्टैंडर्ड टाइम क्वेश्चन से पढ़ो, 90,000 ते 30,000 यूनिट्स का सी, तो 3 है ना, 3 के ऊपर लगाओगे ना, स्टैंडर्ड टाइम क्या है, किसके ऊपर लगा रहे हो, क्या कह रहा है, 90% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम कौन सा है, 3 रुपए पर यूनिट है, तो इसका 90% ले लो कि क्या हो जाएगा, कम टाइम में कैलकुलेट होगा ना, तो 3 घंटे ज़रब 0.9 2.7 आर में बन जाएंगे यूनिट्स। ठीक है, तो अपने लिए क्या करो, ज्यादा लंबी सी कैलकुलेशन के ऊपर ना जाओ कि दिस इंटू दिस, कोशिश करें किसके ऊपर है, क्वांटिटी इंटू रेट पर, अपने लिए क्वांटिटी कैलकुलेट करें, अपने लिए रेट अलहदा से कैलकुलेट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो माइंड में चीज बैठती हो वो हो जाएगी, जो माइंड में चीज बैठती ना हो वो होनी भी नहीं है। ठीक है, तो अपने लिए वर्किंग को थोड़ा सा तोड़ लो, ठीक है, वो चीज जो अंडरस्टैंडेबल हो वो करो। अगर आप बहुत शार्प हैं, आप मल्टीप्लिकेशन करके और सोच लेते हैं तो इट्स ओके, बट इफ यू आर लाइक मी, मेरे जैसे नालायक से बंदे हैं, नहीं सॉरी, आप मेरे से तो लायक ही हैं, ये तो कंफर्म है। ठीक है, कुछ चलो मेरे जैसे हो थोड़े से, मैं एक नालायक इंसान हूं, आप थोड़े से मेरे से मिलते जुलते हैं, आपको चीजें रिलेट, इतने लंबे फार्मूले नहीं होते, तो फिर क्या करो, बेस चीज के ऊपर आ जाओ, आसान काम कर लो, और जैसे जैसे क्वेश्चन चला रहा है वैसे चलते चले जाओ, आपका क्वेश्चन हो जाएगा इंशाल्लाह। 90% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बोनस 70% ऑफ यूनिट्स विल बी कंप्लीटेड विद इन 90% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम। 70% यूनिट्स किस में बन जाएंगे, 90% स्टैंडर्ड टाइम में बन जाएंगे। ओके, तो यूनिट्स का उसने कहा है 70% और 30% अलहदा करो, इसका मतलब मेरे टोटल यूनिट्स बनाने हैं मुझे 30,000, उसके 2 हिस्से करो, एक 70%, एक 30%, और पेपर में इन सब चीज़ों की इजाज़त है, कोई ये मसला नहीं है कि आपने कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो 70% कितने हो जाएंगे, 21,000 यूनिट्स, और ये हो जाएंगे 9,000 यूनिट्स। इसका मतलब 21,000 यूनिट्स जो हैं ये क्या टाइम लेंगे,
और 9000 कितना टाइम लेंगे? 3 आवर्स ही लेंगे। ठीक है जी। तो अब आप यहां पर पहुंचे, अब आपका दिमाग काम किया, यस 2.7 आवर्स पर यूनिट और इनटू 3 आवर्स। अब हमें चाहिए आवर्स। अब वापस क्वेश्चन इसी चीज के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये कितने घंटे चाहिए इसको? 9 या 27,000 घंटे इसको चाहिए, और 21,000 घंटे 56,700 घंटे इसको चाहिए। टोटल कितने हो गए? 83,700 घंटे चाहिए जनाब। दीज आर नीडेड आवर्स। अवेलेबल कितने हैं पहले से ही पता है, 70,000। तो ओवर टाइम कितने पे जाएगा? 13,000 का ओवर टाइम देना पड़ेगा। वर्कआउट हो गया ना चीज? अब अंडरस्टैंडेबल है कितने घंटे हैं, और 70,000 हैं अवेलेबल, तो 13,700 घंटे का क्या होगा? ओवर टाइम होगा। आप रफ वर्क कर रहे हो, पेपर स्टाइल में कर रहे हो, कि पेपर में यार ये फॉर्मेट, ये वो, इधर उधर वो चीजें नहीं चलती। बुक वाला फॉर्मेट लाजमी नहीं है कि आप वो कॉपी कर पाए। ठीक है ना जी बेटा जी? अगर ऐसे कर लेते हैं, जो 21,000 है इंटू 2.7 मल्टीप्लाई बाय 150 प्लस 21,000 मल्टीप्लाई बाय 50 और नीचे वाले 30% का मतलब 9,000 मल्टीप्लाई बाय। बेटा सोच तो आप स्पीडीली, कुछ आपके जैसे जीनियस बंदे डिटेल में सोच सकते हैं। ठीक है, मैं तो कैटर करता हूं अपने जैसे बंदों को जो ज्यादा उतना डिटेल में नहीं सोच सकते। तो फिर क्या करो, फिर क्वांटिटी इनटू रेट के ऊपर कहानी ले जाओ। ये काम आएगी, अभी आगे जाके ये काम आएगी, ये घंटे काम आएंगे, अभी ये वाले घंटे भी काम आने हैं, ये वाले घंटे काम आएंगे, ये वाले घंटे हो सकती है कोई चीज काम आ जाए। सर मैं ये कह रहा हूँ, जो ओवर टाइम है हाँ इस पे वो 250 चार्ज करें। बिल्कुल, ओवर टाइम का रेट क्या है? 250 है। ये बोनस किस पे है? तो 50 किस पे जाएगा? हैं? 50 पर यूनिट 50 रुपीस जो बोनस दे रहा है वो किस पे जाएगा? हाँ, तो आप सोचिए ना जरा, कहता है इंट्रोड्यूस अ बोनस ऑफ 50 पर यूनिट इफ अ यूनिट इज कंप्लीटेड विद इन 90% ऑफ, और वो कितने यूनिट्स हैं? 21,000 यूनिट्स। मैंने कहा था ये जो तोड़ते हो ना, ये काम आ जाता होता है। ये इन 21,000 यूनिट्स के ऊपर बोनस जाएगा, इनके ऊपर नहीं जाना। ये वो वाले यूनिट्स हैं जो विद इन ड्यू टाइम, जो 2.7 घंटे के अंदर काम पूरा कर रहे हैं। तो सिर्फ इन 21,000 यूनिट्स के ऊपर क्या जाना है? बोनस जाना है। अब आपको एग्जामिनेशन में ऐसे मिलेगा 30,000 ज़रब 70% ज़रब 50। वो सोचना कदरे क्या होता है मुश्किल। अब यूनिट्स कैलकुलेट ही नहीं हुए तो पर यूनिट रेट लगाया नहीं जाता। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको मिलेगा उस तरीके से ही मिलेगा। उसके पास तो उसने पूरा क्वेश्चन बनाया है, तो वो क्या आंसर नहीं बना सकता, और उसने तो एक्सेल के ऊपर आंसर बनाना है। उसने तो दिस करके मल्टीप्लाई कर देना है। अब उसने इस तरीके से तो नहीं करना, उसका अपना एक स्टाइल है। ठीक, चीज वो भी सही है, लेकिन हमने स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि स्टूडेंट मैक्सिमम क्या कर सकता है, ज्यादा बेहतर तौर पर कैसे लेकर चल सकता है, वो रिलेशन कैसे बना सकता है। इसने आगे बोनस पे काम आना है। तो इस तरह से जब हम चीजों को तोड़ते हैं तो अक्सर वो काम भी आ जाती है। मेरा ये एक्सपीरियंस है, वो टूटता है तो चीज काम आ जाती है। ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन के अंदर अब बिल्कुल पहले वाली ऑप्शन जैसा ही है, बस यहां पे दरमियान में एक बोनस नहीं आना है। नॉर्मल वेज, क्या नॉर्मल वेज 70,000 घंटे की है जी? क्या मुझे दोबारा से वर्किंग करने की जरूरत है, या मैं यहां से पिक करके लिख सकता हूं यार 10,000 या 5 मिलियन है, 70,000 घंटे है, ज़रब 150 पर आवर है। ओवर टाइम भी देंगे, और ओवर टाइम 13,700 घंटे है,
ज़रब 250 आएगा। तीसरी चीज आना है बोनस। बोनस उन चीजों पर जाना है जो विद इन 90% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम कंप्लीट हो रही हैं और रेट है 50 रुपए पर यूनिट। तो उसके हिसाब से वो ये भी कह सकता था इतने घंटे पर यूनिट, इतने रुपए पर घंटा भी कह सकता था। अगर वो यहां पर ही बोनस कहता 3 रुपए घंटा, तो फिर इस घंटे के ऊपर जाना था। यूनिट्स का है, अब इस यूनिट्स के ऊपर जाना है। तो 21,000 यूनिट्स इंटू ₹5 पर यूनिट, 50 मिलियन, 50 रुपीज, अच्छा 50 रुपए। ऊपर वाला 5 तो नहीं हो सकता, कम घंटे। 3.425 मिलियन। अच्छा, अब आप जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा उधर बच्चे दिखा देना। 21,000 ज़रा 50 आपने किया, आपने काम शुरू कर दिया है किसमें, मिलियन में। अब आपने नॉर्मल अंदाज में कैलकुलेशन की है, इसको मिलियन में बजाय इसके कि आप गिनते रहें, आपको एक तरीका मैंने पहले भी बताया था, दोबारा से बताता हूं। अब इसको डिवाइड करो किससे, दिस 6 से। मैंने क्या किया है, जो सा भी आंसर आया है मैंने उसको डिवाइड किया और ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻x है। 1 मिलियन में 6 सिफरे होते हैं, 1 मिलियन से डिवाइड हो जाएगा और आंसर आपका मिलियंस में आ जाएगा 1.05 मिलियन। अब आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गलती के चांसेस आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये बोनस आ गया। बोनस के बाद क्या चीज आती है, FOH है। वंस अगेन लेबर आर वर्कड इनटू रेट है। लेबर आर वर्कड कितने घंटे अब होने हैं, 83,700 होने हैं। रेट है 120। तो 83,700 इंटू 120 तकसीम मिलियन 10.04। अब टोटल कर दें जनाब, 10 जमा 10 20, 4 24 और 1 25, 25.4 2 5 लग रहा है मुझे तो, शायद 10 10 20 4 24 और 1 25, नहीं गलत हो गया, 25.015। ऑप्शन 1 इज बेहतरीन, ठीक है जी, क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या है, सबसे कम है। आप एंड पर कंक्लूजन लिखेंगे। ऑप्शन 1 इज बेस्ट as it has least cost। अब आ जाते हैं बेचारे सिर्फ और सिर्फ 29% बच्चों ने ये पास किया पेपर में, ये वाला क्वेश्चन।
सिर्फ और सिर्फ 29% बच्चों ने। रिजल्ट क्यों ना बुरा हो, जब एक आसान क्वेश्चन, इसे आसान ही कहेंगे, मैं इसे मुश्किल नहीं कहूंगा, जब एक आसान क्वेश्चन क्या है नहीं अच्छा परफॉर्म होगा तो फिर रिजल्ट ऐसा ही आएगा। और बेचारा एग्जामिनर खुद बोल रहा है, अ लैक ऑफ ग्रिप ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स was observed due to which examinee spent excessive time on easy and straightforward question as well। ये है काम कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं सही है, वही नहीं हम अप्लाई कर पाते और एक्सेसिव टाइम हम लगा देते हैं। Existing conversion cost was not computed for examination purpose, comparison purpose। Existing को वैसे ही क्या कर दिया, निकाल दिया, डायरेक्ट शुरू हुए, चलो जी ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कहानी गई। अच्छा जी, आर्ली वेज वर कंप्यूटेड अलॉन्ग विद पीस वेज अंडर ऑप्शन 1। बच्चों ने क्या किया, उन्होंने कहा एवी देंगे और एवी देंगे, दोनों देंगे हम। ऑप्शन 1 में हम आर्ली वेज भी देंगे और दूसरी भी देंगे। हालांकि वो कह रहा है कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम चेंज कर रहे हैं, पीस सिस्टम पर जा रहे हैं। लेबर आवर्स वर नॉट करेक्टली कंप्यूटेड अंडर बोथ ऑप्शंस। लेबर आवर सही तरह से कैलकुलेट ही नहीं की है। क्यों भला, उन्होंने ओवर टाइम सही नहीं कैलकुलेट किया होगा, उन्होंने इसको इसके साथ कंपेयर नहीं किया होगा, कंपैरिजन में वो गए नहीं होंगे, तो ओवर टाइम हमेशा गलत कैलकुलेट हो गया होगा उनका। और मार्किंग स्कीम में जनाब 1.5 मार्क्स था किसका, एग्जिस्टिंग स्कीम का, 2.5 मार्क्स था ऑप्शन 1 का, और 3.5 मार्क्स थे ऑप्शन 2 के, और 0.5 मार्क्स था कंक्लूजन का। अब किसी ने अगर ये नहीं कैलकुलेट किया तो 1.5 मार्क्स ये गया, किसी ने कंक्लूजन नहीं लिखा तो आधा मार्क्स ये भी गया, 2 मार्क्स ये गए। जिसने इसको सही कैलकुलेट नहीं किया तो इसमें से मार्क्स लूज किए, जिसने ये सही कैलकुलेट नहीं किया उसमें से मार्क्स लूज किए, और ओवरऑल 29% बच्चों ने 4 मार्क्स से ऊपर हासिल किए 8 में से। सो काइंडली पढ़ना शुरू कर दें। ब्रेक मास की, फिर लर्निंग कर्व देखते हैं। अच्छा जी बच्चों जी, अब हम बढ़ते हैं लर्निंग कर्व पर। लर्निंग कर्व है क्या, ये आपकी डेली रूटीन का काम है कि आप जब क्वेश्चन पहला टॉपिक पढ़ते हैं तो ज़्यादा टाइम लगाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका टाइम कम होता जाता है, और फिर एक वक्त आता है कि आप को मिनिमम टाइम तो दरकार होता ही है कोई भी क्वेश्चन करने में। दिस इज लर्निंग कर्व। ठीक, तो कहीं ना कहीं पे ये लर्निंग इफेक्ट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और फिर उसके बाद ये एज इट इज चलता रहता है। दिस इज लर्निंग कर्व एंड नथिंग एल्स। अब इसके अंदर हमें यहां से शुरू होके एक एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का फार्मूला मिला हुआ है, वो साइंसदानों ने कैलकुलेट कर दिया हुआ है, कोई लॉगरिथम यूज करके, ये वो पता नहीं क्या क्या कुछ लगाया होगा। हमें तो बहरहाल साइंसदान ने, न्यूटन ने भी ये कहा था ना कि जी ऊपर से सेब गिरता, न्यूटन ने कहा था ना कि किसी और ने कहा था, चलो यार आइंस्टाइन तो ना यार न्यूटन ने कहा था कि सेब गिरता है, तो हमने मान लिया सेब गिरता है, ठीक है ना। तो अब साइंसदानों ने ये फार्मूला बना दिया हुआ है, हमने ये मान लिया हुआ है कि ये फार्मूला है, और फार्मूला है एक एवरेज टाइम निकालने का। एवरेज को हम y से डिनोट कर देते हैं और ax⁻b करते हैं। इसको मज़ीद कहें तो ये a है फर्स्ट टाइम का, फर्स्ट यूनिट या बैच, उसका टाइम, फिर नंबर ऑफ यूनिट्स जितने बना रहे हैं आप, रेज टू पावर log ऑफ लर्निंग रेट डिवाइड बाय log ऑफ 2, ये है। अब अगर आपका ये चीज़ पहले से कैलकुलेटेड हो तो आपके लिए कदरे क्या हो जाती है, आसानी हो जाएगी। आप
कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और अक्सर औकात जो लर्निंग रेट है वो पॉइंट्स में दिया होगा आपको 0.85 0.9, तो फ्रैक्शन लेंगे आप, लॉग लेंगे, लॉग 0.8 80% का, डिवीजन में आएंगे लॉग ऑफ 2 करेंगे तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा -0.322। तो ये लॉग ऑफ 0.8 का लर्निंग रेट है और लर्निंग इंडेक्स है, तो हम पहले से ही कैलकुलेट कर लिख सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, अब सिचुएशन की बात है। आपने कोई भी काम शुरू किया, कोई प्रोडक्ट बनानी शुरू की, आपने सब कोई चैप्टर पढ़ना शुरू किया, तो पहले आपने से 10 यूनिट्स का ऑर्डर आया आपको। अब यूनिट्स के ऊपर आ जाते हैं। 10 यूनिट्स का ऑर्डर आया, आपने 10 यूनिट्स का टाइम लेना है, कैलकुलेट करना है टोटल 10 यूनिट्स का, तो उसका शॉर्टकट आप क्या कर देंगे। अब ये है एवरेज टाइम का फार्मूला। इस एवरेज टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे आप यूनिट्स से, तो आपका टोटल टाइम निकल आएगा। और टोटल घंटे आपके पास मौजूद होंगे तो आप उसको आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी लेबर निकल आएगी। लेबर की कॉस्ट चाहिए ना हमें, बेस हमारा लेबर है, तो उसका शॉर्टकट ये हो जाएगा कि आपको टोटल टाइम मालूम करने के लिए आप क्या करें कि जितने यूनिट्स की बात की गई है आप उतने यूनिट्स लें, 10 यूनिट्स। ये 0 से शुरू होंगे, 0 to 10 का टाइम है, 10 यूनिट्स इनटू अब एवरेज टाइम। पहले यूनिट बनाने पर टाइम कोई 200 घंटे दिया होगा, 300 घंटे दिया होगा, इस तरीके से दिया होगा, 300 आवर्स पहले यूनिट बनाने पर टाइम लगा, इनटू अब यही 10 यूनिट्स के साथ 10 रेज़ टू पावर -0.322 करेंगे, आपका टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा डायरेक्टली। एवरेज टाइम को और यूनिट्स को अलग लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी काम करना है हमें पेपर पर्सपेक्टिव में, तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि आपको एक और ऑर्डर मिला 15 यूनिट्स का। कितने यूनिट्स का? 15 यूनिट्स का मजीद ऑर्डर मिला। आपने ये एक ऑर्डर करके दे दिया, प्रोडक्ट वही है, प्रोडक्ट ABC है जो आपने बनानी शुरू की है। अब ABC प्रोडक्ट आपने बनाने शुरू की, अभी इसके ऊपर लर्निंग कर्व जारी है, चल रही है। आपको एक ऑर्डर मिला 15 यूनिट्स का। अब बताएं, ये 15 यूनिट्स का ऑर्डर जो मिला है इसके ऊपर अब टाइम कम नहीं लग रहा? इसके ऊपर टाइम कम लग रहा है। पहले स्टार्ट में टाइम ज्यादा लगा था, लेकिन ओवरऑल टाइम देखेंगे अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो अब ये 15 यूनिट्स का जो ऑर्डर है एक्चुअल में ये 11वें यूनिट से लेके 25वें यूनिट तक का ऑर्डर है। अब इसका ऑर्डर का टाइम अब आपको चाहिए, तो हर दफा आपका काम शुरू होना है यहां से, 0 से शुरू होके यहां तक का टाइम, -0 से शुरू होके यहां तक का टाइम। ये करेंगे तो आपका 15 यूनिट्स का टाइम निकलेगा। मालूम करना होगा तो अब आपको 2 वर्किंग्स बनाना पड़ेंगी। अब 15 की डायरेक्ट वर्किंग नहीं होगी। ये क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि ये आपको ऑर्डर जो मिला है ये कहीं पहले से ही तो नहीं ये चीजें बना रहे हैं। अगर वो चीजें पहले से ही बना रहे हो और आपको एक सेकंड ऑर्डर मिले, आपका ऑर्डर उस बंदे को क्या नाम है, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं और मैं पहले से ही एक ऑर्डर बना चुका हूं, मुझे पता है जब मैं बना चुका हूं। आपके पास एक और ऑर्डर आया, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था ये आपको जो मिला है ऑर्डर, आप इससे पहले 10 यूनिट्स बना चुके हुए इस चीज के, तो अब आपको 15 यूनिट्स का ऑर्डर मिला, तो आपको 11 से 25 का ऑर्डर मिला है। अब आप टोटल टाइम इस 25 का टाइम माइनस इस 10 का टाइम करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, फिर आप कर पाएंगे। चलें, इसको के लिए फिर क्या होगा, फिर आपको 25 यूनिट्स का टोटल टाइम चाहिए होगा, इनटू पहले यूनिट के ऊपर 300 घंटे ही लगे, इनटू 25 यूनिट्स का रेज़ टू पावर -0.322 जो आपने लर्निंग रेट 80% के ऊपर मैंने अप्लाई किया।
ये हो गया 0 से 25 तक का टाइम और 0 से 15 तक का टाइम, ये आप लेंगे। अब सॉरी 0 से 10 तक का टाइम, ताकि 15 यूनिट्स का आ जाए। अब 10 यूनिट्स का टाइम इनटू 300 आवर्स, पहले यूनिट या पहले बैच का टाइम, इनटू 10 माइनस 0.322, ये आपका टारगेट होगा। अब अगली कहानी, जिसको हम कर भी देखेंगे, आंसर भी आप निकालेंगे। आपको एक और ऑर्डर मिला, 2 ऑर्डर्स पहले पास हो चुके हुए थे, आपको एक और ऑर्डर मिला 50 यूनिट्स का। अब आप क्या करेंगे? अब आपको बताया उस बंदे ने कि आप पहले 25 यूनिट्स बना चुके हुए हैं, और आपको कहता है कि आपको एक और ऑर्डर मिला है 50 यूनिट्स का। तो एक्चुअली अब आपके पास 26वें यूनिट से लेके 75वें यूनिट्स तक का टाइम है, और साथ आपको कहता है कि जनाब आपका जो लर्निंग है ना, वो यहां पर रुक गई है इस जगह पर। जब आपके यूनिट्स 40 हुए हैं तो आपकी लर्निंग रुक गई है, स्टॉप हो गई है। तो अब सिचुएशन क्या हुई है? अब आपको वर्किंग जो करनी पड़ेगी, आपको 40वें यूनिट का टाइम जितना है वो सारे का सारा अप्लाई हो रहा होगा अगले तमाम यूनिट्स पर। ठीक, तो अब आपकी वर्किंग, अगर ये वाला क्वेश्चन, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इतना बना, पहले ऑर्डर हो चुके हैं, तो फिर अब आपका वर्किंग का स्टाइल क्या होगा? अब आपका 2 तरह से वर्किंग हो सकती है। मैथ है, मैथ के अंदर काम हो जाता है। एक, आपको 0 से 25 यूनिट्स तक का टाइम निकालना पड़ेगा, 0 to 25 यूनिट्स का टाइम निकालना पड़ेगा। एक आपको 0 से 39 यूनिट्स का टाइम निकालना पड़ेगा। एक आपको 0 से 40 यूनिट्स का टाइम निकालना पड़ेगा। मींस आप चल हमेशा यहां से ही रहे हैं, टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। एवरेज, जारी सी बात है, एवरेज कम होती जाएगी, आगे जितना बढ़ते जाएंगे उतनी एवरेज पर यूनिट क्या होता जाता है? कम होता जाता है, तो वो कम होती जाएगी। अब 25 यूनिट्स का टाइम निकालना है, तो आप 25 यूनिट्स करेंगे, इनटू पहले यूनिट के ऊपर 300 आवर्स, इनटू 25 रेज टू पावर माइनस 0.322। 80% लर्निंग रेट पर है, लर्निंग रेट ऑफ 80%। फिर आप 39 का निकाल लेंगे, 39 ज़रब 300 आवर्स इंटू 39 रेज टू पावर माइनस 0.322। कोई बच्चा कैलकुलेशन भी कर दे। 40 यूनिट्स इंटू 300 इंटू 40 रेज टू पावर माइनस 0.322। ये हर एक का बताना है। 266 ठीक है, 2661 कर दूं मैं, खैर इसकी खैर है। 39 और 40 की खैर नहीं है, ये पॉइंट्स के अंदर करेंगे, क्योंकि यहां से मुझे 40वें यूनिट का टाइम चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो मुझे इस 40th यूनिट के ऊपर कितना टाइम लगा वो चाहिए। आप बताएं। 3596.36 3658.62। अब मुझे चाहिए, ये टोटल टाइम है, क्या है? टोटल टाइम 0 से 40 तक का। अब मुझे 40th यूनिट का टाइम चाहिए, क्योंकि उसने आगे सारा अप्लाई होना है। 40th यूनिट का टाइम 3658.62 माइनस 3596.36।
या फिर आप कहें यहां पर ए बोलें, ये बी बोलें, बी माइनस ए कर दें, जरा लिखने में जल्दी हो जाता है काम, पेपर में इस तरीके से काम जल्दी होता है कि एक चीज लिख दी आप उसको एबीसी में डिनोट कर दो और वर्किंग भी पूरी हो जाएगी और आंसर भी सही आ जाएगा। जी बताएं कितने घंटे? 62.26। ओके गुड, हो गया। अब वर्किंग कैसे होगी? ऐसे नहीं ना, तमुल मिजाजी से अब इसका काम करना है। अच्छा, अब जरा सोचें, जरा आपके टोटल 50 यूनिट्स आपने पूरे करने हैं। कितने यूनिट्स पूरे करने हैं? 50 यूनिट। अब 26 से लेके 39 तक का भी काम हो सकता है और 26 से लेके 40 तक का भी काम हो सकता है, कोई फर्क नहीं है। मैं कहता हूं 26 से लेके 39 तक का मैंने काम करना है। इसके मतलब है कितने यूनिट्स हुए? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, नहीं एक कट 14 हुए ना, 14 यूनिट्स। 39 तक आप कहेंगे मैंने 26 यूनिट से 39 यूनिट्स तक मेरे कितने यूनिट्स हुए? 14 यूनिट्स हैं, ठीक। और इनके ऊपर टाइम कौन सा लगेगा? ए नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा यहां पर ए बी सी। बेटा जी अब वंस अगेन जरा कॉन्सेप्ट, आपको इतना टाइम चाहिए, आपके पास या तो टाइम है इतना या टाइम है इतना, गॉट द पॉइंट? तो आपको क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंस लेना पड़ेगा इन दोनों का। आपके पास टोटल टाइम आ रहा है 0 टाइम से लेकर 25 यूनिट्स तक का टाइम है। यह लर्निंग कर्व, इस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है। तो 14 यूनिट्स के लिए आपको 39 यूनिट्स का टाइम और 25 यूनिट्स का टाइम का क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंस लेना पड़ेगा। 14 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, अब हाँ ए माइनस सी, बिल्कुल ए माइनस सी कर देंगे या घंटे कैलकुलेट करें, ए माइनस सी के घंटे कैलकुलेट करें कि 14 यूनिट्स के क्या लगेंगे। आंसर दें जी फिर। ये दोनों कितना बना? 935.36 घंटे लगे हैं 14 यूनिट्स। 14 यूनिट्स के टोटल टाइम ही आ गया ना, 14 यूनिट्स का टाइम इतने घंटे आ गया, ठीक है जी। 14 यूनिट्स का मल्टीप्लाई बाय नहीं करना, 14 यूनिट्स का टाइम 935 या 3-6 घंटे आ गया। और अब बाकी कितने यूनिट्स रहते हैं मेरे? यहां से लेके यहां तक रहते हैं 75 माइनस 39, 75 माइनस 39, 75 यूनिट्स का टाइम, सॉरी अब 75 का तो लगना है 40वें यूनिट का टाइम 62.26 पर यूनिट, ये एक यूनिट का है, और मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स? बाकी के 36 यूनिट्स का टाइम। और ये 36 कैसे आएंगे? 75 माइनस 39 ज़रब 36, इसका कितना टाइम लगा? 2241.36 और ये बन गए 935 या 36, दोनों को जमा करें 31 ठीक है जी 31.76.72। एक है मैथ को करने का ये तरीकाकार। इसी तरह से ही एक और काम भी किया जा सकता है कि जनाब आप 40 और 25 का डिफरेंस ले लें। मैथ है, क्या है? मैथ है। 40 और 25 का टाइम ले लेंगे तो फिर 15 यूनिट्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। 40 माइनस 25, यहां पे क्या था? 39 और 25 39 माइनस 25, ये 40 माइनस 25 है, 15 यूनिट्स का टाइम। अब कौन सा लगेगा? 40 माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा बी माइनस सी 15 यूनिट्स के, पहले 15 यूनिट्स का इस ऑर्डर का 997
0.62। अब ये 15 यूनिट से इधर चले गए हैं, तो बाकी के कितने यूनिट्स रह गए? 35 यूनिट्स रह गए। उनके ऊपर 40वें यूनिट का टाइम लगा दो, 62.26। किसी ने हो सकता है ऐसे इस कॉन्सेप्ट के तहत किया, किसी ने हो सकता है इस कॉन्सेप्ट के तहत किया। कितना हुआ ये? 2179.1। दोनों का टोटल करें 0.72। तो दोनों तरीकों से आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। हुआ क्या है असल में? हुआ ये है कि ये 40वें यूनिट के ऊपर जो टाइम लगना है वो तो लगना ही है, वो मैं इनके साथ इंक्लूड कर दूं या मैं इन टोटल में के अंदर इंक्लूड कर दूं, तो फर्क कोई भी नहीं पड़ा। मैथ इज कि मैथ एक जगह पर से दूसरी जगह पर रख दिया एंड नथिंग एल्स। तो कैलकुलेशन दोनों तरह से, अगर आप लॉजिकल चलेंगे तो दोनों तरह से कैलकुलेशन हो जाएगी लर्निंग कर्व की। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग कर्व का। एक छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा मशहूर सा क्वेश्चन है, वो है ये वाला। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 2 हम करेंगे एंड नथिंग एल्स, क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर हम आज की क्लास को एंड करेंगे इंशाल्लाह। It is estimated that due to learning effect, completion of first, second, third and fourth batch would require 200, 160, 148 and 140 घंटे respectively। इसे ऊपर पढ़ेंगे तो cost of first batch is estimated as under आ जाएगी। cost of first batch, उसके अंदर मटेरियल इतने घंटे, उसका कहानी। लेबर कॉस्ट एट नॉर्मल 200 घंटे लगा है। कितने लगा है? 200 घंटे लगे हुए हैं पहले बैच के ऊपर। हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी लर्निंग के लिए कि फर्स्ट बैच के ऊपर कितने हैं। बैचेस कितने मारने होंगे हमारे? 10,000 यूनिट्स चाहिए। कितने यूनिट्स चाहिए हमें? 10,000 यूनिट्स चाहिए, और 100 यूनिट्स पर बैच हम बनाते हैं, तो टोटल हमारे 100 बैचेस हो जाएंगे। 100 हो जाएंगे ना, या 1000 होंगे? 100 हो जाएंगे। 100 बैचेस बनेंगे, और एक बैच के ऊपर 200 यूनिट्स क्या नाम है, 200 घंटे लगते हैं पहले बैच पर। आगे कहता है इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यू टू लर्निंग इफेक्ट कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बैच वुड रिक्वायर 200, 160, 148 और 140 घंटे रिस्पेक्टिवली। दिस लर्निंग इफेक्ट वुड कंटिन्यू टिल कंप्लीशन ऑफ 64 बैचेस ओनली। इसका मतलब है आपको 64th का टाइम और 63rd का टाइम चाहिए होगा, ताकि आपके पास टाइम आ जाए। अब आगे कहानी भावें 63 तक ले जाओ तो अगले गिन लो 37 यूनिट्स, 37 बैचेस, या 64 तक ले जाएं और अगले 36 यूनिट्स गिन लें। अच्छा, कहता है लर्निंग इफेक्ट एट वेरियस लर्निंग लेवल इज एज अंडर। 80%, 85%, 90%। क्वेश्चन उसने आपके ऊपर डाल दिया कि लर्निंग रेट कौन सा लेना है, और वो पूरी एक साइंस इसके अंदर आई हुई है। Have you done this question before or not? No? Let's check it out. Let me know कि आपको ने कौन सा लर्निंग रेट लेना है। कोई बच्चा वैसे ही देख के बता देगा, आपने तो साइंस लगाओ ना यार, कोई ना कोई। अच्छा चले, मैं एक थोड़ी सी बात बता देता हूं। लर्निंग का इफेक्ट जो है ये है कि हर डबल यूनिट्स होने के ऊपर आपका एवरेज टाइम चेंज होता है और लर्निंग इफेक्ट आता है हर डबल यूनिट्स होने पर। मींस एक के बाद दो के बाद चार के बाद 4 के बाद 8, 16, 32, 64, 128, 256 एंड सो ऑन। इसके ऊपर अप्लाई होता है लर्निंग।
ठीक है, लर्निंग रेट जो निकालना होता है। अब 80% लूँ, 85 लूँ, 90% लूँ, एक तो चीज़ है मुझे पता नहीं चल रहा, तो फिर मैं क्या करूँगा? स्टूडेंट क्या करेगा? यार एवरेज ले लेते हैं, ऐसे सोच सकता है, या फिर कहेगा यार तुक्का लगाते हैं, लग गया तो ठीक, नहीं तो ना सही। कम से कम अगर नहीं आता तो कम से कम बाकी सवाल तो करो। एक चीज ये है, अब हमने असल में लर्न करना है कि रेट सही वाला लेना कैसे है। अगर ऐसा काम आ जाता है तो कैसे लेना है? जनाब उसने दिया है हमारे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट्स। हर यूनिट का इंडिविजुअल टाइम दे दिया है। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ऊपर हेडिंग बना देंगे 1 2 3 4। पहले यूनिट के ऊपर टाइम 200 लगा, 160 लगा, 148 लगा और 140 लगा। अगला काम है आपका इसका क्यूमुलेटिव टाइम बनाओ। दो सौ जमा 160, 360, ये 360 जमा 148, 408, 408 जमा 140, 548। अब ये बन गया। अब यहां से लो एवरेज टाइम। लर्निंग रेट क्या था? लर्निंग का यहां पर जो निकाला था ये क्या है? जो मैंने लिखा था ax b y इज इक्वल टू, ये था एवरेज टाइम निकालता है। क्या निकालता है? सो वी हैव टू रीच एट एवरेज टाइम। जब तक हम एवरेज टाइम पर नहीं पहुंचेंगे हम लर्निंग रेट सही नहीं फाइंड कर सकते। एवरेज टाइम 200 तकसीम 1 200, 360 तकसीम 2 180, 408 तकसीम 3 की जरूरत नहीं है, इसने जंप इन करना है, 4 की चाहिए। 548 तकसीम 4 और से 548 तकसीम 4 160 नहीं आता, चेक करो। 137 आता, अच्छा ठीक है। अब निकलेगा लर्निंग रेट। लर्निंग रेट निकलेगा 180 डिवाइड बाय 200 और उससे पिछले स्टेप पर 137 तकसीम 180। मुझे क्या पता, आपने बताना है। 648 आएगा। अब बताओ। 162 डिवाइड बाय 180, इससे पिछला। अब सही है? पक्की बात है? दोनों से क्या आंसर आ रहा है? 0.9 आ रहा है। दोनों से आना चाहिए, दोनों से 0.9। ये है लर्निंग रेट। ये दोनों जगहों पे अप्लाई होना चाहिए, इससे पिछले लेवल पर और इससे पिछले लेवल पर। फिर आपका रेट फाइंड होता है और ये वाला रेट आप अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। एक ऑप्शन थी कि वो आपको दे देता कि जनाब ये वाला लर्निंग रेट लगना है। ब्रेक थी, उसने हमारे साथ खेला है। अच्छा, स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट्स मौजूद होता है, थोड़ा सा रट्टा लगा होता है, वो डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करते हैं 160 तकसीम 200 करते हैं। पहला स्टेप यहाँ पर किया, 160 तकसीम 200 किया, वो आ गया 0.8। और यही यहाँ पर ये एग्जामिनर खेल गया है कि 160 तकसीम 200 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.8 आ जाएगा। और फिर स्टूडेंट क्या चूज कर लेगा? वो उससे अगले स्टेप पे तो गया ही नहीं। क्या सेम आता है? जरा गौर से देखो, 140 तकसीम 160 आता है सेम? उससे पीछे पे जाओ ना, फिर उससे अगले लेवल पर भी जाओ, चेक करो। चौथे लेवल को 160 से डिवाइड करके देखो। तो यहां पर गलती पकड़ी जानी चाहिए बच्चों की तरफ से कि यार यहां पे ठीक नहीं है काम। तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और ये करना चाहिए आपको। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आपको मिलेंगी और ये स्टडी टेक्स्ट की ही एक एग्जाम्पल है। और आपने ये नहीं की हुई, ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अच्छी बात है। 2 चीज़ें बच्चों इंश्योर कर लो, पेपर पास होता है। एक स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल, चाहे पढ़ो चाहे करो, मुश्किल करो और आसान पढ़ लो, कंप्लीटनेस इंश्योर करो। और दूसरे पास पेपर कर लो।
ये 2 चीज़ें आपने की हों तो पेपर फेल होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं, प्रोवाइडेड 3 घंटे तुसी अच्छा काम कर लो। और आखिरी बात, ये वो दिन है जब आपकी रिवीजन पीक पर है, आपने तकरीबन सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हुए हैं, तो अब टाइम बनता है कि आप लेटेस्ट 2 से 3 अटेम्प्ट्स मिनिमम 3 घंटे में टाइम बाउंड होकर करें। वी हैव टू डू अ स्किल ऑन टाइम मैनेजमेंट। आप अभी प्रेशर के अंदर काम करें, पेपर में प्रेशर उतना नहीं आएगा। मुझे पता है बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा ही मुश्किल काम है ये 3 घंटे निकालना ना। मुझसे बड़ी मुश्किल से कोई एक आधे पेपर में निकले थे, अदरवाइज कोशिशें करता रहा मैं। लेकिन ये बात हकीकत है, इसका फायदा होता है क्योंकि हमें नॉलेज होता है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हमें मार जाती हैं और हमें फौरी तौर पर जंप इन करना नहीं आता होता कि हमने अगले क्वेश्चन पे जंप इन कब कर जाना है, कब मुश्किल हो रही है क्वेश्चन के अंदर नहीं हो रहा, भले हमने 10 दफा किया हो पेपर, 10 दफा वो क्वेश्चन किए हो, फिर भी 3 घंटे के अंदर वो करो। ये लर्निंग कर का इफेक्ट लगेगा। क्या लगेगा? लर्निंग कर का इफेक्ट लगेगा। जो चीज पढ़ाई है उसी से रिलेट करके बात कर रहा हूं। 3 पेपर किए होंगे तो लर्निंग कर्व कहां पे आ चुकी होगी, तकरीबन उस पार लेवल पर आ जाएगी जो पेपर में चाहिए। और ये हर पेपर के लिए करें जो आप कर रहे हैं, चाहे वेदर इट इज थ्योरी और इट इज मैथमेटिकल। अपने लिए टाइम निकालें थोड़ा सा। गो के मुझे पता है कि हम कहते हैं कि यार इस इतने टाइम के अंदर रिवीजन कोई और ना कर लें, तो 3 घंटे हमने वेस्ट भी तो करने हैं, उन वेस्ट आवर्स के अंदर से निकाल लेना टाइम है, उन वेस्टेड आवर में से ये वाला टाइम निकाल लेना। अगर पढ़ने वाले टाइम में से ना मिले तो 2 घंटे फेसबुक का काम ख़त्म कर दें, 2 घंटे व्हाट्सएप छोड़ दें, 2 घंटे ट्विटर छोड़ दें और 6 घंटे हो गए ये। अच्छा टिकटॉक भी है, एक और गेम भी होती है, मुझे मैंने लिखा कि पबजी भी छोड़ दें यार, आपकी मेहरबानी होगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।